हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 10th हिंदी प्री बोर्ड। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा सॉल्व। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश जो है वो आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तिलक ने हमें स्वराज का सपना दिया और गांधी जी ने उस सपने को दलितों और स्त्रियों से जोड़कर एक ठोस सामाजिक अवधारणा के रूप में देश के सामने ला रखा। स्वतंत्रता के उपरांत बड़े बड़े कारखाने खोले गए, वैज्ञानिक विकास भी हुआ, बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनी, किंतु गांधीवादी मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिद्वंद्विता सीमित चली होती गई। दुर्भाग्य से गांधी के बाद गांधीवादी को कोई ऐसा व्याख्याकार ना मिला जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तंभों में गांधी की सोच को समसामयिक व्याख्या करता। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि गांधी जी तो चले गए, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी ना, आगे चल करके किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। ये हमें इस पैसेज में समझ में आ रहा है। यह विचार लोगों में घर करता चला गया कि गांधीवादी विकास का मॉडल धीमे चलने वाला और तकनीकी प्रगति से विमुख है। मतलब लोगों के अंदर ये बात आने लगी कि गांधी जी जिस तरीके के डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं या करते थे वो ज़्यादा फास्ट नहीं था, उससे ग्रोथ बहुत ही धीमी आती। उस पर ध्यान देने से हम आधुनिक वैज्ञानिक युग की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। मतलब अगर हम गांधीवादिता की तरफ जाएंगे तो जो ये वैज्ञानिक युग है इसमें हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना था। कहना गलत ना होगा कि कुछ लोगों की पाखंडी जीवन शैली ने भी इस धारणा को और पुष्ट किया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में बुनियादी तकनीकी और औद्योगिक प्रगति तो आई, पर देश के सामाजिक और वैचारिक ढांचे में ज़रूरी बदलाव नहीं लाए गए। तकनीकी विकास से समाज में व्यापक फटेहाली, धार्मिक कूप, मंडूकता और जातिवाद को नहीं मिटाया। तो जो हमारे समाज में फैली हुई, बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है धर्म के नाम पर जो वो चीज़ें, लड़ाई झगड़े होते हैं या फीमेल को इतने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जातिवाद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सब नहीं हो पाया क्योंकि हमने गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो नहीं किया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। हम दूसरा कलर ले लेते हैं। गांधी ने स्वराज्य के सपने को सामाजिक अवधारणा का रूप कैसे दिया? तो देखिए इसका आंसर है उसे देश के महिला वर्ग और दलितों से जोड़कर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी मूल्य स्वतंत्रता के उपरांत आकर्षण का केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन सके? स्वतंत्रता के बाद गांधीवादी जो है वो आगे क्यों नहीं, गांधीवादिता आगे आ पाई? क्योंकि ना एक्चुअली क्या हुआ ना कि यहाँ पर देखिए विकल्प 1 और 3 सही है। 1, गांधीवादी विकास के मॉडल को धीमा चलाने वाला मानने के कारण, गांधीवाद की समयानुकूलता व्याख्या ना होने के कारण। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये निकलता है कि लोग मानते थे कि जो गांधी जी का मॉडल है वो स्लो है और समय के हिसाब से ठीक नहीं है। गांधी जी की व्याख्या के अभाव में उसके विषय में धारणा बनी। गांधीवाद की व्याख्या के अभाव में मतलब गांधीवाद को समझाया नहीं गया, तो उसके बारे में क्या धारणा बन गई? शिथिल है और तकनीकी विकास में बाधक है। मतलब यहाँ पे आया ना कि उन्होंने, मतलब लोग बोलने लगे कि तकनीकी विकास में जो है वो बाधक ही गांधीवाद का मॉडल सामने आने वाला है। मतलब गांधीवाद को फॉलो मत करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करो। आगे आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सामाजिक और वैचारिक ढांचे में बदलाव ना आने का क्या कारण था? गांधीवादी मूल्यों के प्रति लगाव का अभाव। मतलब हम लोगों का वैचारिक जो विचार है हमारे, कोई मतलब बदले क्यों नहीं, या फिर बहुत अच्छा हम लोगों ने मेंटल प्रोग्रेस क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने गांधीवाद को ठुकरा दिया। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन वाला है। तो स्वतंत्रता के उपरांत बड़े बड़े कारखाने खोले गए, बिल्कुल सही बात है। गांधी के बाद गांधीवाद को उचित व्याख्याकार नहीं मिला, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये है कि कथन की, मतलब ये सही तो दोनों है मगर इसका ना एक्सप्लेनेशन नहीं है सही। तो ए सही है किंतु आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब बड़े बड़े कारखाने खोले और गांधीवादिता को जो है वो कुछ आवाज़ नहीं मिली, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एक पोएम को लेकर के है। बिन बैसाखी अपनी शर्तों पर मैं मद मस्त चला, सब्ज बाग को दिखा दिखा दुनिया रह रह मुस्काई।
कंचन और कामिनी ने भी अपनी छटा दिखाई, सतरंगी जग के सांचे में मैं ना कभी डला, चिंगारी पर चलते चलते रुका झुका ना पलछिन, गिरे हुए को रहा उठा था, गले लगा था अनुदिन, हाला हल पीते पीते ही मैं जीवन भर चला, कितने बड़े बड़े द्रुत चलकर शैल शिखर श्रृंगों पर। देखिए बेसिकली पोएम है काफ़ी बड़ी, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो देखो यही करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है कि सतरंगी संसार कवि को मोहित क्यों नहीं करता है। तो जो सतरंगी संसार है यानी कि इतनी जो कलरफुल सी दुनिया है, ये राइटर को मोहित क्यों नहीं करता है। तो देखो इसका जो आंसर है, कवि केवल अपने सिद्धांतों को लेकर तटस्थ हैं। तो कवि क्या है, कवि के लिए उनके सिद्धांत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उनको ये चमक धमक वाली दुनिया ज़्यादा पसंद नहीं आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा, कवि को जीवन में क्या रास नहीं आया। तो कवि को क्या रास नहीं आया जीवन में, यानी कि कवि को जीवन में मतलब किस बात में मज़े नहीं आए। तो इसका जो आंसर है वो है सुखमय क्षणों को भोगना, मतलब जो भोग विलास की दुनिया है ये कवि को समझ नहीं आई। सबकी नियति और जीवन शैली भिन्न भिन्न होने का क्या कारण है। तो कोई धनी है तो कोई धनहीन, कोई उन्नति करता है तो कोई निराश रहता है, कोई सुख भोग रहा है तो कोई दुख। तो सबकी देखिए है ना, पेड़ों के संग संग जीना भाता है बस मुझको, मैं तटस्थ जो भी जग समझे कहे भला बुरा। तो सबकी अपनी अलग नियति है, जीने की भिन्न कला, आंधी से जूझ करना ही बस आता है मुझको। तो राइटर अपने बारे में बता रहे हैं। उससे ऊपर बताया गया है कि कोई मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई खुश है, कोई सक्सेसफुल है, कोई सक्सेसफुल नहीं है, है ना। ये सब बातें पोएम में बोली गई हैं। बट राइटर को तो नेचर के साथ रहना और अकेले रहना पसंद आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कवि ने जीवन कैसे बिताया है। कष्टों से जूझकर और पीड़ाओं को चूमकर। तो लास्ट में यहाँ पे समझ में आता है हमें कि कष्टों को जूझकर पीड़ाओं को चूमकर उन्होंने अपना जीवन बिताया है। दुनिया की बातों को कवि किस भाव से ग्रहण करते हैं। तटस्थ, है ना, तटस्थ रहते हैं वो, तो यहाँ पे तटस्थ। आगे देखिए एक और पोएम है, तो ये पोएम आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसके आंसर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। ये तो देखिए पोएम तो ज़रूरी नहीं है सेम आ जाए, बट आपको सॉल्व करने आने चाहिए, इसलिए मैंने आंसर मार्क कर दिया। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो हम लोगों को ना मिलाना है कि भाई कौन से टाइप का वाक्य है, सरल है, संयुक्त है कि मिश्र है। तो जो फर्स्ट है, हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। तो ये तो देखो संयुक्त वाक्य है, ठीक है, और से जुड़ रहा है ये। माता जी ने शीला को एक साड़ी दी, तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि माता जी और शीला मतलब है ना 2 चीज़ें मिक्स करके आ रही हैं। और अध्यापक ने बताया कि स्कूल में छुट्टी होगी, तो ये सरल वाक्य है, तो ख वाला आ गया। नेक्स्ट आता है, इसमें वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें हमारा जो आंसर है, अब देखिए जो नेक्स्ट है, इसमें मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि यह गलती अपनाई नहीं की है, तो मिश्र वाक्य बताना है। और यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध होते, तो ये सारे के सारे जो हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य कौन सा है इनमें से, तो इन सब में से सरल वाक्य है, पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में ही निकलते हैं। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण, उसने बहुत महंगी कार खरीदी है, उसने जो कार खरीदी है वह बहुत महंगी है, ये मिश्र वाक्य बन गया। क्वेश्चन 4 है, इसमें भी वही मिक्स कुछ 4 जो है चूज़ करने हैं। तो इसमें हमें
वही मैच करने हैं कि भारत द्वारा मैच जीत लिया गया। खैर वर्ल्ड कप तो हार गए, चलो कोई नहीं। भारत द्वारा मैच जीत लिया गया, ये कौन सा वाक्य है? ये कर्मवाच्य है। और विपक्ष बल्लेबाजों से क्रीज पर नहीं रुका जा सका, तो इसका हो जाएगा हमारा भाववाच्य, और ये हमारे फर्स्ट से हो जाएगा। तो ख वाला आंसर आएगा इसका। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो नरकट द्वारा रीढ़ बनाई जाती है, काम कर रहा है ना, तो कर्मवाच्य। इसमें से कौन सा भाववाच्य है? तो लड़की से सोया नहीं गया। जवानों ने आतंकियों का काम तमाम किया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य। भाववाच्य रूपांतरण, हम सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं, तो सर्दी में हमसे गर्म पानी से नहाया जाता है, इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाएगा। पद परिचय, तो इसमें कौन सा है? लंका के राजा रावण को राम ने मार दिया। इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो व्यक्तिवाचक, कर्म कारक, एक वचन, पुल्लिंग। विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे, विद्यालय का पद परिचय होगा ये क वाला। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा था, इस वाक्य में रेखांकित पद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, संबंध कारक। नेक्स्ट है इसमें पद परिचय, फोर्थ में वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, और कोई आया है, इसमें ये सर्वनाम है। नेक्स्ट आता है अतिशयोक्ति अलंकार का, रावण ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जिसे सोचा और चेतक वहाँ पहुँच गया, तो अतिशयोक्ति तो है, सोचते थोड़ा ना पहुँच जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण, सागर के उर पर नाच नाच लहरें करती हैं मधुगान। मतलब सागर की लहरें नाच रही हैं, नाच तो इंसान है इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया ये, है ना, मानवीकरण कर दिया लहरों का। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए, तो ये श्लेष अलंकार है, और यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। गा गागर बह नहीं निर्झरी, पाटल मूग खड़ा तट पर है, ये मानवीकरण अलंकार है। अब जो है इसमें हम लोगों को विकल्प चुन करके बताने हैं। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने और गहरी चोटें होंगी। जिन्होंने आंख मूंदकर विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था, जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आते रहते थे। तो पिता के व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को किसने निचोड़ दिया था? तो उनकी गिरती आर्थिक स्थिति ने, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी उनकी। व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं से लेखिका का क्या आश्रय है? तन मन को स्वस्थ रखने वाले सद्गुण। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने से अपनों के हाथों विश्वासघात की चोट खाकर, मतलब उनके अपनों ने उनको धोखा दिया था। विस्फारित अहम का क्या अर्थ है? स्वयं के अद्वितीय होने का मिथ्या अभिमान, यानी कि खुद का बहुत बड़ा होने का अभिमान, मतलब सच्चाई नहीं है बट बस घमंडी है। पिता का क्रोध सबसे अधिक किसे प्रभावित करता था? माँ को। नेक्स्ट है नेताजी का चश्मा। पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? तो पान वाला एक मोटा, हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? तो प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे वो। दंतुत मुस्कान वाला जो चैप्टर है, तो शिशु का धूल धूस रहित शरीर कवि को कैसा लगता था? तो वो लगता था कवि को कमल के समान। किसे देखकर कठोर पाषाण जल में परिवर्तित होने की कामना की गई है? तो शिशु की दंतुरित मुस्कान से कोई भी पिघल सकता है। कवि को पहचानने की कोशिश कर रहा है कौन? निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता। एक सेकंड, हाँ, जो बच्चा है कवि को पहचानने की कोशिश कर रहा है।
नेक्स्ट है तुम्हारी यह मृतक में भी जान डाल देगी जो बच्चे की मुस्कान है, कि कोई चाहे कितना ही डिप्रेशन में क्यों ना हो, एक बच्चे की मुस्कान देखकर सब में खुशी आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, कठिन पाषाण का अर्थ है कठोर हृदय वाला। नेक्स्ट है इसमें छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ से कवि का क्या तात्पर्य है। वे बहुत विनम्र थे और अहंकार उन्हें छू भी नहीं सकता था। वे अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यकार समझते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस पंक्ति के दूसरे पर का क्या अर्थ है? तो पंख है। अब देखिए ये है क्वेश्चन आंसर्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब एक बार ना हम लोग पहले ये देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के सारे आंसर देखेंगे। इसमें हमें एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, तो शिक्षा और आर्थिक विकास, ये ना बहुत ज़्यादा मतलब बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। और महिला सुरक्षा से जुड़े कानून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर महिला सुरक्षा और शिक्षा। देखिए शिक्षा और महिला और ग्लोबल वार्मिंग, ये 3 टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। ये है आपको जो है लेटर राइटिंग है। छात्रावास की भोजनशाला के निरंतर गिरते स्तर की ओर ध्यान आपको दिलाना है कि भाई आपके जो हॉस्टल है उसका खाना कितना ख़राब है। अब आप या फिर अपने मामा जी को पत्र लिख सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव आपकी मामी जी जीत गई हैं, तो उनको शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखना है। या फिर आपको अपना बायोडाटा प्रिपेयर करना है, या फिर आप जो है पौधे लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नगर पालिका को लेटर लिखना है। तो इनमें से कोई से भी लेटर राइटिंग के ये सारे हैं। तो लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप समझ लीजिए ये ना, मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे ना तो मार्क्स कटते नहीं है फिर इसमें, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए आपको। और फिर विज्ञापन जो है वो भी कई सारी चीज़ों पर आ सकता है, तो विज्ञापन प्रिपेयर करके जाना है। अब हम लोग ना देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो ये देखिए क्वेश्चंस हैं और ये हैं इनके आंसर्स। तो क्वेश्चन है, बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने बिकने के मौके ढूंढती है। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देशभक्त नेताओं ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी खुशी को त्याग दिया था, अपना सर्वस्व देश के प्रति समर्पित कर दिया। आज हमारा देश उन्हीं के कारण आज़ाद हुआ, परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इनके मन में स्वार्थ की भावना बहुत प्रबल है। लेखक ऐसे लोगों पर अपना शोभ व्यक्त करते हैं, मतलब दुख व्यक्त करते हैं कि भाई जो अपने आज़ादी के आंदोलन के जो नेता थे उनकी इज्जत नहीं कर सकते, तो इंसानों का क्या ही होगा जीवन में आगे। नेक्स्ट देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते और अच्छा खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, मतलब किसी की चीज़ बिना पूछे यूज़ नहीं करते थे। कुछ खेत में पैदा होता सर पर लादकर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था, तो इनके साधु जैसे गुण थे। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए परिस्थितियां ऐसी ही हैं? तो देखो, लेखिका ने बचपन में लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, परंतु दोनों की सीमाएं अलग थीं। लड़कियों की आज़ादी घर की चारदीवारी तक सीमित थी, पर लड़कों की घर के बाहर तक। लेखिका के बचपन अर्थात वर्ष 1930 के आसपास का समय और आज के समय में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज शहरी क्षेत्रों में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता। वे पढ़ने लिखने खेलने कूदने में लड़कों से पीछे नहीं हैं। उनका प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। कभी लड़कियों के लिए जो खेल निषिद्ध थे, आज उनमें भी वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।
नेक्स्ट है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्नों से खीरा काटा, नमक बुरका फिर फेंक दिया। तो क्या इंगित करता है ये? तो नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता वह तो बेहतर है। तो साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी और उद्दंड बन जाता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। विनम्रता से ही कठिन से कठिन कार्य सुगम हो जाता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम जी की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए और ये इनके आंसर्स हैं। तो इसका PDF ना आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच।